आर्ट ऑफ वॉर, एक ऐसी बुक जो लगभग 4.5 से 5 हजार साल पहले लिखी गई थी। इसमें लिखा है कि सुप्रीम एक्सलेंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द एनिमी रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग, यानी कि अगर हमको लड़के अपने एनिमी को हराना है, उसे निस्तेनाबूद करना है, तो ये तरीका बेहतर नहीं है, बल्कि तरीका ये बेहतर है कि अपनी आर्थिक स्थिति को खराब किए बिना, अपने लोगों को मारे बिना, अपने अगेंस्ट जो एनिमी वाली कंट्री है उसको निस्तेनाबूद कर देना। अब इजराइल ने इस चीज़ को, इस टॉपिक को काफ़ी सीरियस ले रखा है। उसने तो पूरा माइंड बना लिया है कि लेबनान और ईरान को निस्तेनाबूद कर देगा। लेकिन हम यहाँ इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं चाइना की, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट हमारे सामने दिख रहे हैं कि चाइना इंडिया के साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि अब टाइम बदल गया है। जहाँ जंग ज़मीन पर लड़ी जाती थी, जियोग्राफिकल लेवल पर होता था और हथियार और आर्मी की संख्या पर डिपेंड होता था कि इस वॉर में कौन सी कंट्री विजय होगी, पर अब ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिस कंट्री की टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वो उस वॉर में विजय होगा। सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हो इजराइल को कैसे एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सीधे सीधे 6000 लोगों को घायल कर दिया और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। बिना किसी युद्ध लड़े, बिना अपने लोगों को क्षति पहुंचाए, इजराइल ने इस खतरनाक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सीधे सीधे लेबनान और ईरान को निस्तेनाबूद कर दिया। यही नहीं, जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे वो भी मारे गए। वहीं दुनिया के सारे देशों को अब टेंशन में डाल दिया है इजराइल ने। कारण ये है कि अगर इजराइल ऐसा कर सकता है, इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वेपन है, तो कोई और भी कंट्री अदर कंट्री पर कर सकती है। और हम किसी और की क्यों बात करें, हम चाइना की ही बात कर लें, क्योंकि हमारा दुश्मन तो चाइना ही है और चाइना के दुश्मन हम हैं। और चाइना ऐसा कर सकता है भारत के साथ, क्योंकि 30 से 40% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम चाइना का ही यूज़ करते हैं। ऐसे में लेबनान की घटना भारत में होना एक सिंपल है, स्वाभाविक है। फिर हम एक समस्या ये भी है कि क्या हमारे साइबर सिक्योरिटी में इतनी ताकत है कि इस चीज़ को ट्रैक कर सके जब चाइना ऐसा करे। एक्चुअल में 20 साल पहले मेजर पद्मनाभम ने एक बात कही थी कि जो आज वॉर हो रहा है, इन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जहां आज टैंक और सोल्जर से वॉर एक तरह से डिपेंड किया जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, पर ऐसा नहीं होगा। आने वाली तकनीकी इतनी एडवांस होगी कि जिसके पास टेक्नोलॉजी वो जीतेगा। ये बात 20 साल पहले उनकी किसी ने सीरियस नहीं ली थी, पर आज उनकी बात पर गौर किया जा रहा है, आज इस पर चर्चा हो रही है। अब भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि क्या भारत ऐसे वॉर के लिए तैयार है। पर अब हम ये सारी चीज़ें जानें, इनकी सिक्योरिटी जानें, उससे पहले हम इंडिया की करंट सिचुएशन जानते हैं कंट्रीज़ को लेकर के। अब भारत के जो दुश्मन देश हैं उसमें जो मेनली हैं वो पाकिस्तान और चीन है। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि बांग्लादेश भी इसमें इंटर कर रहा है एनिमी कंट्री में। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ खुद का कुछ नहीं कर पा रहा है वो हमारा क्या करेगा। पर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़र्स के हिसाब से अगर देखें तो एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है चीन का। अब चाइना है तो हमारा दुश्मन, लेकिन फ़िलहाल के लिए बना हुआ है हमारे गले की हड्डी, और वो हड्डी जो ना हम उगल पा रहे हैं ना हम निगल पा रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा चाइना के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही यूज़ करते हैं। हाँ, फिर अभी इसमें एक तरह से देखा जाए तो कुछ कमी ज़रूर आई है, पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसके लिए खुश हो जाएं। चाइना से जहाँ इंडिया के रिलेशन अगर हिस्ट्री से ही देखे जाएं तो काफ़ी डिप्लोमेटिक रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं वो है चिप। ये वही चिप जो हम लेबनान के अटैक में देखे हैं। साथ में 65% टेलीकॉम आइटम हम चाइना और हांगकांग से मंगाते हैं। एक तरफ सीमा विवाद भी हमारा चाइना के साथ चलता रहता है, आए दिन वहाँ जंग और झड़प हम सुनते रहते हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो काफ़ी शॉकिंग है, वो ये है कि जो डिवाइस चाइना से आते हैं उसमें से सिर्फ 10% डिवाइसेस की ही स्कैनिंग होती है। ऐसे में 90% आइटम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो भी हम उसे नहीं पता कर पाएंगे। अब मुद्दा ये है कि अगर इस 90% डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लेबनान वाली घटना इंडिया में होना निश्चित है।
अब जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि फ़ोन है, लैपटॉप है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक तरह के बॉम्ब की तरह यूज़ किए जा सकते हैं एनिमी कंट्री के द्वारा। अब इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं, मैंने पहले ही बताया कि स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, तो इससे समस्या को जन्म देना भी आसान है। अब जो बॉम्ब बनाए जाते हैं उनमें भी फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इंडिया सबसे बड़ा फ़ोन यूज़र भी बनकर उभर रहा है और ज़्यादातर जो फ़ोन हैं वो या तो चाइना की कंपनी से आते हैं या हांगकांग से आते हैं या फिर उनके पार्ट चाइना की कंपनी से आते हैं। वहीं इंडिया की ज़्यादातर जो फ़ोन कंपनी हैं उनमें चाइना ने शेयर्स भी खरीद रखे हैं। ऐसे में एक खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है चाइना इंडिया में, और इस वॉर को कहा जाएगा हाइब्रिड एंड एसिमेट्रिक वॉर। ये नॉर्मल वॉर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। ऐसे में वॉर की जो सारी कमान होगी वो हैकर और साइबर पर्सन के पास होगी, और इस वॉर को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सुरक्षा कर रही है, पर यहाँ पर सारा जो रूल्स है, जो सारा रेगुलेशन है, वो एक तरह का पॉलिटिकल नहीं रह जाएगा, बल्कि ये इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड साइबर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ऐसे में पॉलिटिकल थ्योरीज पर भी बैडली इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। और वहीं भारत में जहां कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, ऐसे में भारतीय लोकतंत्र के लिए ये काफ़ी एक तरह से टिपिकल है, कठिन है। अगर ये मिलिटेंट्स के हाथ लग जाता है, ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देना भी ईजी हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत की साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट इस बारे में क्या कहती हैं। भारत के पास कई साइबर सेल हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। पर हम ये भी कह सकते हैं, और ये काफ़ी दुखद है, कि हम इज़राइल की टेक्नोलॉजी, इज़राइल की एडवांस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं हैं। ऐसे में हमें साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम को जन्म होता है, कोई करता है, तो हम उसे ट्रैक कर सकें। ऐसे में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा और एफबी के ज़रिए एक बड़ा डाटा इंडियंस का इंडिया के बाहर जा रहा है। ऐसे में सर्विलांस और इंटेलिजेंस को मजबूत करना हमारी ज़रूरत बन गया है। अब हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उसकी छेड़छाड़ से बॉम्ब जैसे काम कर सकते हैं, ये भी पता है। अगर हम पेजर की बात करें तो इंडिया में पेजर ना के बराबर हैं, बट इंडिया में स्मार्टफोन एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अमित दुबे का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या लैपटॉप हो, इसमें ब्लास्ट की खबरें आती रहती हैं। ये आमतौर पर बैटरी की खराबी या फिर जो यूज़ करता है उसकी मैनिपुलेशन की वजह से होता है। सिंपल है कि फ़ोन और लैपटॉप में ब्लास्ट हो सकता है या कराया जा सकता है, बट ये इतना भी इजी नहीं है, बिकॉज लेबनान के मामले में चीज़ें अलग थी। वहाँ पे क्लियरेंस थी कि पेजर कौन और किस मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। साथ में ये भी पता था कि उसकी सप्लाई चेन क्या है, उस पर अटैक किया गया, देन वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। लेकिन इंडिया के मामले में चीज़ें अलग इसलिए हैं कि यहाँ पर फ़ोन की कई कंपनी हैं और फ़ोन यूजर्स की संख्या भी बड़े स्तर पर है। ऐसे में इसे टैकल करना काफ़ी अनईजी होगा। अब लैपटॉप और फ़ोन में जो ब्लास्ट किया जा सकता है उसके लिए सेंसर और बैटरी बेस्ड वेरीफायर की ज़रूरत होगी। साथ में एक स्ट्रॉन्ग वेरीफाई साइबर सेल की भी ज़रूरत होगी, पर इसे मैनिपुलेट जो करना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए जो सॉल्यूशन है कि हम खुद अपने स्तर पर कैसे मजबूत हों, उसके लिए सबसे पहला कि हमें वेरीफाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन जो थर्ड पार्टी है यानी चेकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कराना होगा इंडिया में। देन लेबनान की घटना इंडिया में एक तरह से रोकी जा सकती है। और जो ब्लास्ट पेजर फ़ोन में हुआ उसमें डिवाइस यानी कि चिप की छेड़छाड़ की वजह से हुआ, यानी कि उसके पार्ट की। अब हमें मेक इन इंडिया पर ध्यान देना होगा। अगर चिप और पार्ट हमारी ही कंट्री में बन जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में कभी आएगी ही नहीं। साथ में इंडिया में जो डिवाइसेस हैं जिन पर इंटरनेट का कंट्रोल है उन पर कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत होगी ताकि उससे छेड़छाड़ ना की जा सके। साथ में इंडिया को एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ इंटरनल सिक्योरिटी पर भी नज़र रखनी होगी। ऐसे में जो घटना है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब लेबनान में जो घटना हुई, पेजर जो हुआ धमाका, उसके पीछे जो पेजर थे वो अपोलो कंपनी यानी कि ताइवान द्वारा मंगाए गए थे। और वहीं भारत का भी हाल कुछ ऐसा ही है। भारत में चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इंडिया में मंगाया जाता है। उसकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि सबकी जांच भी नहीं हो पाती है।
दूसरा जो जांच करने का तरीका होता है वो ये होता है कि गोल्ड या फिर बॉम्ब जैसी चीज़ें ना निकलें। डिवाइसेस की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट के लिए नहीं की जाती है। और एक चीज़ और भी है, अगर इस डिवाइसेस को ओपन करके जांच की गई तो जो एक तरह से वारंटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। पर फिर भी जिन पर शक किया जाता है उनकी स्कैनिंग उस डिवाइसेस को ओपन करके भी कर ली जाती है। अब एक और समस्या है, वो समस्या है ड्रोन की समस्या। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ड्रोन जहाँ मिलिट्री में यूज़ हो रहे हैं वहीं आम नागरिक भी बड़े स्तर पर ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, और जो ज़्यादातर चाइना के ही हैं। अब आर्मी के पास कुछ इनपुट भी है कि चाइना ड्रोन के जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है इन फ्यूचर, जिनमें टारगेटिंग मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या फिर कम्युनिकेशन है या रेडियो ट्रांसमिशन सिक्योरिटी के जरिए टारगेटिंग हमला किया जा सकता है। ऐसा होने पर डिफेंस ने तुरंत मिलिट्री को बताया कि वो अपने ड्रोन को यूज़ करना बंद कर दें, जो उसके बाद रोका भी गया। तभी 25 जून 2024 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिक्की, एसोचेम और सोसाइटी ऑफ इंडियंस डिफेंस मैन्युफैक्चरर को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा कि वो चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना तुरंत बंद कर दें। उसके बाद ये बंद भी हो गया। एंड देन एक चेतावनी भी जारी करी गई, खास करके दक्ष सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, स्काई इंडस्ट्रीज़ को, कि आप भी ड्रोन को बंद करिए। पर उनमें से एक कंपनी, यूएन कंपनी, जिसने दावा किया कि मैं चीन की किसी भी पार्ट को अपने ड्रोन में यूज़ नहीं करता। वहीं भारत सरकार भी चाइना की हरकतों से अच्छे से वाकिफ़ है। उसे पता है कि ये कितना लालची है, चाहे वो बॉर्डर की बात हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो। सारी रियलिटी जानने के बाद एक सवाल उठता है, वो ये है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, कि जब हम ड्रोन को मिलिट्री ऑपरेशंस में रोक सकते हैं तो हम फ़ोन को क्यों नहीं रोक सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है, और जो काफ़ी शॉकिंग भी है, कि इंडिया में फ़ोन यूज़र्स की संख्या जहाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कुछ लोग फ़ोन को बहुत जल्दी बदलते भी हैं, जिसकी वजह से फ़ोन के पार्ट्स और फ़ोन की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जो इंडिया में कंपनियां जो फ़ोन खुद जो है बना रही हैं, वो पार्ट को ज़्यादातर इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सप्लाई चेन को पूरा कर सकें। ऐसे में जो पार्ट मंगाए जाते हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर हांगकांग से। लेकिन यहाँ जो समस्या जन्म लेती है वो है सीधे सीधे एक्सप्लोजिव होने का। ऐसे में सिर्फ एक रास्ता है, वो है हम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ करते हैं उसके पैटर्न को बदलना होगा, स्पेशली फ़ोन के। हमें लॉन्ग टर्म में उसे यूज़ करना होगा, इतनी जल्दी उसे रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए। तो इससे एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना एक्सप्लोजिव के चांसेस हमारे ऊपर हमेशा के लिए बने रहेंगे। इन सब के बीच में एक अच्छी न्यूज़ भी है, वो ये है कि अभी भारतीय जो सेना है, मिलिट्री है, उसने खुद का मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया है। और जो वो फ़ोन है 100% सिक्योर है, सेफ़ है, उसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता, और वो 5G को सपोर्ट भी करता है, जिसका नाम है संभव। पर यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम छोटी सी आ रही वो ये है कि इनको भी जो है बड़े स्तर पर ये लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, उनमें इस फ़ोन का यूज़ उन लोगों को करने के लिए दिया जाता है जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी उपलब्धि भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।